गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल की क्लास आपको कैसी लगी थी? आपको क्लास जो लेता हूं मैं, उसके साथ साथ उस क्लास के शॉर्ट्स नोट्स भी बनाते जाना है, जिससे क्या है एग्जाम टाइम पे उनको आप जल्दी से रिकवर कर सकें, जल्दी से कॉल कर सकें। तो बढ़ते हैं हम आज 18 अप्रैल की करंट अफेयर की ओर। करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ। एग्जाम कोई भी हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, किस संस्थान ने किस संस्थान ने भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली बैट इकोमैन विकसित की है? तो किस संस्थान ने की है बैट इकोमैन स्वचालित निगरानी प्रणाली? तो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने? तो किसने की है अभी ये? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट ने इसको विकसित किया है। किसको? बैट इकोमैन को। अच्छा, बैट इकोमैन की बात करें तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली तो स्वचालित प्रणाली है ये। कैसी है? स्वचालित प्रणाली, स्वचालित। दूसरी विशेषता के बारे में बात करें तो तकनीकी संयोजन। क्या है दूसरी विशेषता? तकनीकी संयोजन। अगर हम इसकी तीसरी विशेषता के बारे में बात करें तो तीसरी विशेषता क्या है? एआई आधारित विश्लेषण। एआई आधारित विश्लेषण। अगर हम इसकी चौथी विशेषता के बारे में बात करें तो चौथी विशेषता क्या है? इसकी ऊर्जा दक्षता। पांचवी विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी पांचवी विशेषता क्या है? वायरलेस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। वायरलेस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी छठवीं विशेषता की बात करें तो क्या है? मॉड्यूलर डिजाइन। अगर हम बात करें स्वचालित निगरानी की तो ये क्या होता है? सूर्यास्त के समय स्वयं संचालित हो जाती है। सूर्यास्त के समय स्वयं संचालित हो जाती है, जिससे क्या है रात के समय पे चमगादड़ों की गतिविधियों को ये रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? सूर्यास्त के समय स्वयं से संचालित हो जाता है और चमगादड़ों की रात के समय चमगादड़ों की जो भी गतिविधियां हैं उनको रिकॉर्ड करता है। तकनीकी संयोजन की बात करें तो इसमें ये ऑडियो मोथ माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या है अल्ट्रासोनिक जो कॉल्स होते हैं उनको सुना जा सकता है, उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। एआई आधारित विश्लेषण होता है इसमें। ऊर्जा दक्षता की बात करें तो ऊर्जा दक्षता का मतलब क्या? इसमें सौर ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा दी जाती है और ये 8 दिनों के बाद सौर ऊर्जा के द्वारा संचारित होता है और ये 8 दिनों तक बिना धूप के भी रह सकता, काम कर सकता है। अगर हम बात करें वायरलेस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की तो वायरलेस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि वाईफाई यूनिट के माध्यम से इसमें डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। हम बात करें मॉड्यूलर डिजाइन की तो मॉड्यूलर डिजाइन मतलब स्थान विशेष के अनुसार इसको डिजाइन किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की ओर। बैट इकोमैन का पूर्ण रूप बैट इकोलोकेशन मॉनिटरिंग है और यह भारत की पहली वास्तविक समय स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच भारत के फार्मास्यूटिकल भारत के फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को कितनी एफडीआई प्राप्त हुई है? तो कितनी एफडीआई प्राप्त हुई है फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को? तो 11,888 करोड़ की एफडीआई प्राप्त हुई है। किसको? फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को कितनी कितनी एफडीआई प्राप्त हुई है? तो 11,888 करोड़ रुपए की एफडीआई प्राप्त हुई है। इसी के साथ हम बात करें कि ब्राउनफील्ड परियोजना को कितनी एफडीआई प्राप्त हुई है? तो ब्राउनफील्ड परियोजना को 7,246। किसको? ब्राउनफील्ड परियोजना। ब्राउनफील्ड परियोजना ब्राउनफील्ड परियोजना को 7,246 करोड़ की 13 एफडीआई प्राप्त हुई है। कितनी? 13 एफडीआई। कितनी एफडीआई प्राप्त हुई है? 13 एफडीआई प्राप्त हुई है ब्राउनफील्ड परियोजना को।
तो ये टोटल 19,134 करोड़ की एफडीआई हो गई है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। भारत के फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच, कब? अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच 11,888 करोड़ की एफडीआई प्राप्त हुई है। कितनी एफडीआई प्राप्त हुई है? 11,888 करोड़ की एफडीआई प्राप्त हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ब्राउनफील्ड परियोजना, कौन सी परियोजना? ब्राउनफील्ड परियोजना के लिए 7,246 करोड़ रुपए की 13 एफडीआई को प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है? 13 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे कुल एफडीआई 19,134 करोड़ रुपए हो गई है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अनुसूचित जाति एससी आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है पहला राज्य? मिजोरम बना है, नागालैंड बना है, तेलंगाना बना है या हरियाणा बना है? हम बात करें तो भारत में अनुसूचित जाति एससी आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम ये कब आया? ये अधिनियम की बात करें हम तो ये 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर इस अधिनियम को लाया। तो इस अधिनियम को कौन लाया? तो इस अधिनियम को लाया तेलंगाना गवर्नमेंट। कौन लाया? तेलंगाना की राज्य सरकार। इसमें इस निर्णय को क्यों लिया गया? इस निर्णय को किस आधार पर लिया गया? 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद इस नियम को लाया गया। उसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों के अनुसूचित जाति समुदायों को उपवर्गीकरण करने का अधिकार है और अनुमति है। किसको? राज्य सरकार को। अगर हम बात करें इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के समुदाय को तीन उप विभागों में विभाजित किया है। कितने? 3 समूहों में विभाजित किया है। तो हम बात करें तीनों समूहों की, तो समूह नंबर 1, 2 और समूह नंबर 3। कितने समूहों में? 3। अगर हम पहले समूह की बात करें, पहले समूह में 15, कितने? 15 सबसे वंचित समुदाय, पहले समूह में 15 सबसे वंचित समुदायों को रखा गया है। कितने समुदायों को रखा गया? पहले 15 सबसे वंचित समुदाय को। सेकंड समूह की बात करें तो सेकंड समूह में 18 मध्यम लाभान्वित समुदायों को रखा गया है। अगर हम बात करें थर्ड समूह की, तो थर्ड समूह में 26 26 अपेक्षाकृत बेहतर समुदाय हैं, जो कि तो हम बात करें 3 समूहों में विभाजित किया। कौन से? 15 सबसे वंचित समुदाय हैं, 18 मध्यम लाभान्वित समुदाय हैं अनुसूचित जाति के, और 26 बेहतर समुदाय। तो इनको किस प्रकार से आरक्षण दिया गया है? तो आरक्षण की बात करें तो इनको 1% आरक्षण, और जो सबसे वंचित समुदाय है उनको 1%, 18 मध्यम लाभान्वित जो समुदाय है उनको 8% आरक्षण। कितना आरक्षण? 8%, सॉरी 9% आरक्षण। इनको कितना दिया गया? 9%। जो मध्यम रूप से लाभान्वित समुदाय है उनको 9% आरक्षण, और 26 जो बेहतर समुदाय हो उनको 5% आरक्षण दिया गया है। एससी समुदाय को कितना आरक्षण मिलता है? 15%। 15% आरक्षण को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। अगर हम बात करें, बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जाति एससी आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को लागू किया है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य ने रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सोलर मिशन शुरू किया है? पहली बात तो ये मिशन शुरू कब हुआ है? तो ये मिशन कब शुरू हुआ है? इस मिशन की बात करें, ये मिशन कब हुआ है? रूफटॉप सोलर पावर मिशन, तो इसको शुरू किया गया है कब? 14 अप्रैल को। और ये मिशन कहाँ पे शुरुआत हुई है इसकी? तो इस मिशन की गुजरात में शुरुआत हुई है, नागालैंड में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? कहाँ पे शुरुआत हुई है? तो ये नागालैंड में शुरुआत हुई है इसकी। कहाँ पे? नागालैंड में इसकी शुरुआत हुई है इस मिशन की। अगर हम बात करें रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम के, इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य की बात करें, रूफटॉप सोलर जो आवासीय क्षेत्र हैं,
जो राज्य सरकार के जो आवासीय परिसर क्षेत्र हैं, मतलब कि राज्य में जो आवासीय रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम है, उनको बढ़ावा देना। और क्या करता है इसका और इसके उद्देश्य क्या है बताइए? रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम आवासीय क्षेत्रों में मतलब रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम को बढ़ावा देना, और केंद्र सरकार की जो पहल चल रही है सूर्य घर बिजली योजना, उसको बढ़ावा देना, उसके समन्वय इसका काम करना है। क्या है? राज्य आवासीय रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम को बढ़ावा देना, सिस्टम को बढ़ावा देना। और केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना हर घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना के समन्वय इसको चलाया जा रहा है। के समन्वय इसको चलाया जा रहा है, रूफटॉप सोलर पावर मिशन को। अगर हम बात करते हैं रूफटॉप सोलर मिशन कहाँ पे इस मिशन की शुरुआत हुई है, तो इस मिशन की शुरुआत हुई है नागालैंड में। कहाँ पे हुई है? नागालैंड में। नागालैंड की कैपिटल बताइए, नागालैंड की कैपिटल क्या है? तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल बताइए। और यहाँ के सीएम कौन है? नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यूरियो। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है एन गणेशन, गणेशन। गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? और गुजरात के गवर्नर कौन है बताइए? तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, सीएम और गवर्नर बताइए। और महाराष्ट्र के कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम और महाराष्ट्र के गवर्नर। राजस्थान की कैपिटल जयपुर और सीएम गवर्नर बताइए। तो राजस्थान के सीएम की बात करें तो भजनलाल। कौन है? श्री भजनलाल। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो हरिभाऊ बागड़े। कौन है? हरिभाऊ बागड़े। मुंबई के सीएम की बात करें तो कौन है मुंबई में सीएम? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और मुंबई के गवर्नर कौन है? तो मुंबई के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। सीएम भूपेंद्र भाई पटेल। अगर हम यहाँ के गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागालैंड ने रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सोलर मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य राज्य में सतत ऊर्जा और समाधान को बढ़ावा देना है। क्या है? राज्य में सतत ऊर्जा, राज्य में सतत ऊर्जा और समाधान को बढ़ावा देना है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है?
पहली बात तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो एक बार हम अप्रैल के सारे दिवस रिवाइज कर लेते हैं। तो हम बात करें विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हो गया अपना। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? महावीर जयंती। विश्व पुस्तकालय, विश्व पुस्तकालय कर्मचारी दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तकालय कर्मचारी दिवस। अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व मलेरिया दिवस कौन सा? विश्व मलेरिया दिवस ये कब मनाया जाता है? पहली बात तो दिवस से हर पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो ये मतलब इसको बेकार ना समझे, मतलब इसको अच्छे से देखें, क्योंकि दिवस से एक क्वेश्चन आता ही है और एक एक नंबर पेपर के टाइम पे बहुत मायने रखता है। तो हम बात करें विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की, तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। महावीर जयंती की बात करें तो महावीर जयंती मनाई जाती है अपनी 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को। विश्व पुस्तकालय कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पुस्तकालय कर्मचारी दिवस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती आपको सबको पता ही होगा, 14 अप्रैल को मनाई जाती है, अभी अभी बनाई थी। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तकालय कॉपीराइट दिवस की बात करें तो ये 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस? 23 अप्रैल। और राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए डेटों को याद रखना। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को। अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम के बारे में, तो ये अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। क्या थीम है इसकी? अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार क्या है? मेरा स्वास्थ्य अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, जो स्वास्थ्य को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में महत्व देती है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से आगे। कौन सा देश हाल ही में बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश बना है? तो अभी हाल ही में घाना के, अभी हाल ही में घाना के वैज्ञानिकों ने, घाना के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने एक मलेरिया टीका विकसित किया है, जो घाना ही पहला देश बन गया है। कौन बना है? घाना। घाना के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड
घाना के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने एक उच्च दक्षता वाला एक उच्च दक्षता वाला मलेरिया टीका को मंजूरी दी है। इसी के साथ घाना ऐसा पहला देश बन गया है जिसने मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। कौन? घाना। इस टीके की बात करें, इस टीके का नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स एम। क्या नाम है इसका? R21 मैट्रिक्स एम इसका नाम है। ये टीका विश्व स्वास्थ्य संगठन के टीके से 75% अधिक दक्षता वाला है। अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। घाना बच्चों के लिए R21 मैट्रिक्स, कौन सा? R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है, जो अफ्रीका में मलेरिया से लड़ने के एक महत्वपूर्ण कदम है। जो अफ्रीका में मलेरिया से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारत के 52वें प्रधान न्यायाधीश के बारे में B.R. गवई, किसको नामित किया गया है? B.R. गवई को नामित किया गया है। किसको नामित किया गया है? B.R. गवई को। अगर हम बात करें B.R. गवई जी के बारे में, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण। क्या नाम है इनका पूरा? भूषण रामकृष्ण, इनको नामित किया गया है। तो ये कब तक भारत के प्रमुख 52वें न्यायाधीश रहेंगे? तो ये रिटायर होने तक 23 नवंबर 23 नवंबर 2025 रिटायर होने तक रहेंगे। रिटायर होने तक प्रधान न्यायाधीश रहेंगे। अगर हम बात करें भूषण आर गवई की, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। कौन है दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के? न्यायालय के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। कौन है सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं? अगर हम बात करें प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124 2 के तहत होती है। अगर हम बात करें प्रधान न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 5 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा होने चाहिए। और तीसरी बात कि अगर ये सब ना हो तो मतलब न्यायाधीश होने के साथ साथ या फिर वो 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिए। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों के अधिवक्ता रूप में काम किया होना चाहिए। अगर हम बात करें 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो अपने संजीव खन्ना जी 51वें प्रधान न्यायाधीश है। इन्हीं की जगह लेंगे भूषण रामकृष्ण। कौन? भूषण राम कौन 51वें प्रधान न्यायाधीश। और डीवाई चंद्रचूड़ थे अपने 50वें प्रधान न्यायाधीश। कौन थे? 50वें प्रधान न्यायाधीश यही थे, न्यायाधीश। अगर हम बात करें सूर्यकांत जी की, तो ये B.R. गवई के बारे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश यही है। सबसे वरिष्ठ B.R. गवई के बाद सबसे वरिष्ठ। अगर वरिष्ठता के आधार पर हम देखें तो ये भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं। बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ।
इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 16 अप्रैल 2025 को न्यायमूर्ति बी आर गवई को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के कुंभकोणम सुपारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में जीआई टैग कुंभकोणम सुपारी को प्राप्त हुआ है। ये कुंभकोणम सुपारी कहाँ की है? कुंभकोणम सुपारी है अपनी कहाँ की है? तमिलनाडु की। कहाँ की? तमिलनाडु की। कहाँ की कुंभकोणम सुपारी? तमिलनाडु। इसकी क्षेत्रीय विशेषता के कारण इसको जीआई टैग दिया गया है। इसी के साथ तमिलनाडु के पास जीआई टैग उत्पादों की संख्या 62 हो गई है। कितनी हो गई जीआई टैग उत्पादों की संख्या? कितनी हो गई है? 62 हो गई है तमिलनाडु में। तो ये इसको क्षेत्रीय विशेषताओं के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के सीएम कौन है? और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तमिलनाडु के सीएम है अपने एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। सीएम कौन है कर्नाटक के? बताइए सीएम बताइए। सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है कर्नाटक के? गवर्नर गवर्नर कौन है कर्नाटक के? तो थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सीएम सबको पता मालूम ही है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम है। पहले तो इसकी कैपिटल की बात करें तो लखनऊ। क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और ये यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। बिहार के सीएम कौन है? बिहार की कैपिटल पटना। सीएम की बात करें नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद। कौन है? आरिफ मोहम्मद। ये बिहार के गवर्नर है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। तमिलनाडु की प्रसिद्ध कुंभकोणम सुपारी को उसके क्षेत्रीय विशेषताओं के लिए जीआई टैग दिया है। किसके लिए? क्षेत्रीय विशेषताओं के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपने, तो अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा जी। कौन है? जेपी नड्डा जी अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एम्स ऋषिकेश में इसका उद्घाटन किया गया है। एम्स का उद्घाटन कहाँ पे? अत्याधुनिक आधुनिक संस्थान, तो ऋषिकेश में इसका उद्घाटन किया है। इसी के साथ चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ा, इसका उद्देश्य क्या है? चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना। क्या है? चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स ऋषिकेश में नई आधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया जिससे चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। किसको बढ़ावा मिलेगा? चिकित्सा अनुसंधान को। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? डेनियल नोबोआ को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया। किसके? डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया। तो इक्वाडोर के रूप में, इक्वाडोर के ये दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। कौन? डेनियल नोबोआ। पहली बार 2023 में ये अस्थायी रूप से राष्ट्रपति थे। अब इनको 2025 से 2029 तक ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति रहेंगे। अगर हम बात करें कोलंबिया की, इक्वाडोर
इक्वाडोर की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है? कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया की कैपिटल अपनी बोगोटा। क्या है? बोगोटा। यहाँ की करेंसी आप बताइए। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो। और यहाँ की करेंसी क्या है? इक्वाडोर की डॉलर। क्या है? डॉलर। अगर हम पेरू की बात करें तो पेरू की करेंसी कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल और करेंसी। बोलीविया की कैपिटल और करेंसी बताइए। तो पेरू की कैपिटल है लीमा। क्या है? लीमा। और सोल यहाँ की करेंसी है। बोलीविया की कैपिटल और करेंसी बताइए। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया की कैपिटल क्या, वो कैपिटल बोगोटा है। कैपिटल और करेंसी है यहाँ की पीसो। क्या है? पीसो। करेंसी क्या है? पीसो। तो कोलंबिया की बोगोटो पीसो और इक्वाडोर इक्वाडोर की क्या है? इक्वाडोर की अपनी क्विटो डॉलर और पेरू की लीमा और सोल और बोलीविया की है सुक्रे लापाज और करेंसी है बोलिवियन। क्या है? करेंसी बोलिवियन। बोलिवियन करेंसी। और कैपिटल क्या है? सुक्रे और लापाज। यहाँ की दो कैपिटल है। क्या है? सुक्रे और लापाज। सुक्रे यहाँ की संवैधानिक कैपिटल है और लापाज यहाँ की प्रशासनिक कैपिटल है। कैसी है? प्रशासनिक। तो कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा, पीसो यहाँ की करेंसी है, इक्वाडोर की कैपिटल क्विटो और करेंसी यहाँ की डॉलर है, पेरू की लीमा और करेंसी यहाँ की सॉल है, और बोलिविया की कैपिटल है सुक्रे जो संवैधानिक राजधानी है, और लापाज यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। और बोलिविया की अपन करेंसी की बात करें तो बोलिविया की करेंसी है बोलिवियन। तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था। इसकी एक्सप्लेनेशन डेनियल नोबोआ जो कि 2023 में एक अस्थायी कार्यकाल के लिए चुने गए थे, राष्ट्रपति बने थे, अब 2025 से 29 के पूर्ण अवधि के लिए पुनः निर्वाचित इनको किया गया है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, और ये कल के कुछ रिवीजन है कल के क्लास के, तो इनके कर लेते हैं अपन। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, आईएसएसएफ आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो मैंने बताया था आपको, भारत ने कुल 8 पदक जीते। इसी पदक 8 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। कितने स्थान पे? दूसरे पे, 8 पदकों से। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर चाइना है। 8 पदकों में कितने पदक? 4 स्वर्ण पदक हैं, 2 रजत हैं, 2 कांस्य पदक हैं। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, भारत ने 13 अप्रैल 2025 को किस लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया जो 30 किलोवाट लेजर का उपयोग करके ड्रोन या अन्य हवाई लक्ष्यों से ड्रोन या अन्य वायु लक्ष्यों को निष्क्रिय कर सकती है? तो ये भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली है। कौन सा देश बन गया है? चौथा ऐसा देश बन गया है। तो इसका अभी अभी परीक्षण किया है, तो इसका परीक्षण कहाँ पे हुआ था? मैंने बताया था आपको कल, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में इसका परीक्षण किया गया। तो ये हवा में ही लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। अगर हम बात करें तीसरी क्वेश्चन की, तो प्रसिद्ध कथक नृत्यंगना कुमुदनी लाखिया जी का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो कुमुदनी लाखिया जी का निधन 12 अप्रैल को अहमदाबाद में हुआ। कहाँ पे? 12 अप्रैल को अहमदाबाद में। ये नृत्यंगना के साथ साथ कोरियोग्राफर भी थी। और कथक कहाँ का नृत्य? शास्त्रीय नृत्य। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करें कुमुदनी लाखिया जी के, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार इनको मिले हैं, और कालिदास सम्मान इनको मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 1982 में, और संगीत कालिदास सम्मान मिला था इनको 2002 और 2003 में, और इनको पद्म पद्म भूषण मिला था इनको 2010 में, और पद्म विभूषण 2000 पद्म भूषण मिला था 2000 1987 में, और पद्म विभूषण मिला था 2025 में। पद्म विभूषण का मिला 2025 में। अब बात करें विश्व कला दिवस के बारे में, किस महान कलाकार की जयंती के उपलक्ष्य में 15 अप्रैल को मनाया जाता है? विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस मनाया जाता है लियोनार्डो दा विंची की जयंती के अवसर पर। ये ऐसे कलाकार थे, ये कलाकार के साथ साथ मूर्ति कला भी थे। तो ये ऐसे कलाकार थे जो अपनी, इनको लाशों से प्यार था। ये अपनी पेंटिंग में ना रहस्य छुपाते थे। कहाँ के थे ये लियोनार्डो दा विंची? तो ये इटली के थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर मस्कट क्या है? तो शुभंकर मस्कट है गज सिंह। गज सिंह का मतलब होता है कि एक हाथी और एक सिंह का संयोजन है, जो कि नालंदा बोध गया के
नेपाल-कालीन मूर्तिकला से लिया गया है। अब हम बात करें किसने मॉन्टे कार्लो मास्टर 2025 का खिताब जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज एक टेनिस खिलाड़ी हैं। 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। अगर हम बात करें पहला विश्व ऑडियो और वीडियो मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है, तो ये मुंबई में किया गया है। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में इसको आयोजित किया गया है। इसका पहला प्रथम संस्करण था। अगर हम बात करें आईएनएसवी तारिणी द्वारा शुरू किए गए वैश्विक परिक्रमा अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम है नाविका सागर परिक्रमा 2। मैंने कल बताया कि हमारी भारतीय नौसेना की 2 महिला कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलवा के द्वारा इसको किया गया है। किस राज्य पुलिस के अपराध निगरानी पोर्टल इसको पुरस्कार जीता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस ने। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया? किस देश ने किया है नरेंद्र मोदी का विजय दिवस परेड में आमंत्रित? तो रूस ने किया है। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते हैं, कल से आपको और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे कल और, तो बने रहिए। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है भोपाल में, इंद्रपुरी में। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है और ये हमारे नंबर है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, किसी भी कैरियर से रिलेटेड कोई भी बैच चाहिए हो, या फिर कुछ भी जानना हो आपको हमारी कोचिंग के बारे में, तो आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ये नंबर है, इस पर एक बार कॉल करिए, विजिट करिए, एक बार देखिए यहाँ की विशेषताएं। आपको और जगह से बहुत अच्छी विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी और सारी फैकल्टी आपको बहुत ही अनुभव के साथ पढ़ाएंगी। तो जय श्री राम।